बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, सैलरी को हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। अगर सैलरी में देखें तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा जनाब, जिसके अंदर हमने कहा एनी पर्क्स, वेज, रिन्यूमरेशन, ये सैलरी ट्रीट होगी। उसके अंदर कुछ बुनियादी बातें थी जिसको हमने कवर कर लिया। फिर सेकंड पॉइंट हमने पर्क्स से रिलेटेड पढ़ा, पर्क्स की वैल्यूएशन के से रिलेटेड बातें हुई कि जनाब कैसे हमने वैल्यूएशन करनी है, रेंट की कैसे करनी है, अकोमोडेशन की कैसे करनी है, कन्वेंस की कैसे करनी है। तीसरा पॉइंट जो आजकल हमारा चल रहा है दैट इज सी पॉइंट, अलाउंसेस। अलाउंसेस के बारे में अगर हम फिर एक दफ़ा उसे पढ़ लें, द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो कहता है सब टैक्सेबल। कोई भी नाम रखा हुआ है आपने, ये सब टैक्सेबल है। लेकिन एक बात लिखी थी, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यूटी। अब ये वाली बात बच्चे को बाद दफा तंग करती है, इसको मैं फिर दोबारा आपको थोड़ा टेकअप कर रहा हूं, इस वाली बात को, कि अगर कोई ऐसा अलाउंस दिया जाए विच इज सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल ड्यूटी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर यहां एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई थी कि जनाब एक्सक्लूसिव एक्सपेंडेड हमने किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो उसने हमें कहा था कि ये दो चीजें जो हैं ये एक्सपेंडेड की डेफिनेशन में नहीं आ रही होंगी। कौन कौन सी? अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन अ फिक्स बेसिस। अगर आप मंथली सैलरी में कोई फिक्स अमाउंट देंगे तो कहता है भाई ये नहीं शामिल होगी, या परसेंटेज ऑफ सैलरी दे देंगे तो ये भी शामिल नहीं होगी, यानी ये टैक्सेबल हो जाएगी। फिर एक और बात थी, अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, यानी जो पैसे खर्च होंगे वही मिलेंगे। ठीक है ना, जो पैसे खर्च होंगे वही मिलेंगे। इसको हमने थोड़ा सा पहले तो मैंने आपको ये डिफाइन कर दिए थे यहाँ पर नोट्स में, जब आप जाएंगे जो अपडेटेड नोट्स आते हैं आपने उन्हीं को लेना है। वैसे आज मैं सैलरी के आपको टोटल अपडेटेड नोट्स भेज रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का क्या मतलब है, सब्सिस्टेंस अलाउंस का क्या मतलब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का तो मतलब होता है महंगाई की वजह से हमने एक कंपनसेशन दे दी। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है इट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय टू कवर द मील एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस व्हेन ट्रेवलिंग फॉर बिजनेस, कि भाई अब बिजनेस के लिए आप जा रहे हो, आपको खाना बाहर खाना पड़ रहा है और इस तरह के छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस। अच्छा जी, इसी तरह रेंट और ये वाली बातें तो आपको समझ आई हुई है। इसके ऊपर हमने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन की थी, दैट इज मिस्टर बिलाल इज एन एम्प्लॉय ऑफ डायनेमिक सोल्यूशन, a tech company in Pakistan. Employer provided him with the various allowances as part of compensation package. His basic salary is 1,20,000. Below are the detail of allowances. Allowances provided. Allowances provided. कौन कौन से allowances जी? Cost of living allowance 20,000 per month. ये तो फिक्स हो गया, टैक्सेबल हो गया। Subsistence allowance 1,20,000 explicitly यूज फॉर मील ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रेवल। फिक्स नहीं है, जितने खर्च हुए उतने मिले हैं। ठीक है ना, हर महीने नहीं फिक्स होके मिल रहे, परसेंटेज ऑफ सैलरी नहीं मिल रही, ये वो अमाउंट है जो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है ना, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज के हेड में लाकर। फिर इसी तरह से रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, एजुकेशन एक्सपेंसेस 15,000 पर मंथ, यूज एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर फिक्स करके मंथली मिल रही है तो ये ट्रीट नहीं होगी, ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। ऐसे ही पढ़ा है ना हमने। फिर जनाब एंटरटेनमेंट अलाउंस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, ठक करके टैक्स में चला गया। ट्रैवल अलाउंस 1,44,000 री इम्बर्स्ड अगेंस्ट एक्चुअल माइलेज, जो उसने खर्च किए, जो टिकटें ली वो मिले हैं होली एंड एक्सक्लूसिवली, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। इसका मतलब है एक ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा और एक हमारा सब्सिस्टेंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ आंसर में यही बातें हमने लिखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल हैं और कौन कौन सी टैक्सेबल नहीं हैं। नॉन टैक्सेबल के अंदर क्या बातें आ रही हैं, सब्सिस्टेंस अलाउंस आ रहा है और ट्रैवल अलाउंस आ रहा है। डन हो गई बात जी? ओके।
फिर एक बात जनाब, एक छोटे से ना पर्क्स की एक बात हो रही थी, सर्टेन पर्क्स बाय विर्चू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक छोटी सी प्रोविजन है। फॉलोइंग पर्क्स रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई बाय विर्चू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Free or subsidized food provided by hotels and restaurant to its employee during duty hours. During duty hours. Free or subsidized education provided by an educational institution to the children of employees. और तीसरी बात, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल्स और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉयज। तीन बातें, तीन इंडस्ट्री बताई हैं उसने कि यार अगर होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉय को खाना खिला दे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स तो ये एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब है बाकी कोई भी एम्प्लॉयर खाना खिला दे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ये असल में समझना आप, ठीक है ना, ये समझना। फिर इसी तरह अगर कोई एजुकेशन का इदारा फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइड कर दे अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को, एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब है कोई और इदारा प्रोवाइड कर दे तो एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी किसी इदारे की फीस पे कर दे। और तीसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, क्लिनिक और टू इट्स एम्प्लॉय। अदर देन कोई करेगा तो फिर वो उसूल लगेगा जो मेडिकल अलाउंस में हमने लगाया है। इसके अलावा एक चौथी बात भी लिखी हुई है कि अगर किसी इदारे को ऐसा लगे कि भाई हमारा भी ऐसा, असल में इन तीन बातों को अगर आप गौर करें ना तो लॉ के लेजिस्लेटर के जहन में ये बात है कि यार इनका मेन काम ये है, इसमें कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट खर्च नहीं हो रही, यानी कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं हो रहे। एक एजुकेशन का इदारा है, वहाँ अगर एक बच्चा एम्प्लॉय का भी पढ़ लेगा तो अलग, तो उससे तो कुछ खर्चा नहीं होगा। एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना पक ही रहा है, रोज़ाना हो ही रहा है, अगर 10 एम्प्लॉय भी खा लेंगे तो कोई एडिशनल खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह हॉस्पिटल में अगर किसी बंदे की ट्रीटमेंट हो जाएगी तो कोई एडिशनल खर्चा, कोई मेजर एडिशनल खर्चा नहीं आएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसने आखिरी बात चौथे उसूल में यही लिख दी, एनी अदर पर्क्स फॉर विच एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बियर एनी मार्जिनल कॉस्ट, का मतलब एडिशनल कॉस्ट ही है, क्योंकि हो सकता है अभी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो। तो मार्जिनल का मतलब है एडिशनल कॉस्ट खर्च नहीं हो रही है। वो कहता है अगर एडिशनल कॉस्ट खर्च नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सैलरी की हमारी मेन काम हो गया है। अब जब हम कल लेक्चर में आएंगे ना तो हम इंशाल्लाह ताला एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके में आप मेरे साथ जनाब इस पूरे काम को करेंगे और वहाँ से हमारे पास एक कंप्लीट जितना हमने पढ़ा है वो हमारा एक एरिया कवर हो जाएगा। बिकॉज अगर आप गौर कर लें तो हम जो है ना सैलरी की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और उसमें कुछ पॉइंट आ रहे थे, उसमें से दो हिस्सों में बटी हुई हैं वो बातें। एक रेवेन्यू नेचर की बातें थे, कुछ कैपिटल नेचर की बातें। जैसे ये डेफिनेशन थी ना, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग, इसे मैं बार बार कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, एनी पे वेज रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, दिस, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें इसकी टैक्स ट्रीटमेंट समझ आ गई है कैसे करते हैं। दूसरा पॉइंट था कौन सा, एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, इसकी बात हमें समझ आ गई है। सेक्शन 13 के अंदर सारे पर्क्स, अकोमोडेशन के साथ क्या करना है, रेंट के साथ क्या करना है, फला, ये हमने सीख लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया कि जनाब जो आज हमने टेकअप दोबारा भी किया उसको, अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, ये भी हमें समझ आ गया। यही मेन एक काम था। इसके बाद अभी सैलरी तो आगे चल रही है, कुछ छोटी छोटी बातें और भी आ रही हैं, लेकिन हमारा अब हम न्यूमेरिक करने के काबिल हो गए हैं। तो यहाँ तक का कल इंशाल्लाह ताला एक अच्छा सा कंप्रीहेंसिव सा न्यूमेरिक करेंगे। लेकिन मैं फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा आप लोग लेक्चर डेली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, फिर इन लेक्चर्स को शेयर भी कर दीजिए, यहीं से यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह ताला कल हम बाकायदा न्यूमेरिक करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।